हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन का आपको मुद्रास्फीति बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? तो जनरली ये देखा गया है कि इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी हो या साइंस कोई पोर्शन हो, वो ज़्यादातर छात्रों के वीक्स रहते हैं। और जो आसान कौन कौन रहते हैं, जो कवर अप हो जाते हैं, अगर नए भी हैं तो वो है सिविक्स हो जाते हैं, हिस्ट्री हो जाते हैं, भूगोल हो जाते हैं। ये सब विषय है जो कि आपको कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ जो छात्रों के कमज़ोर होते हैं, जिससे कि मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो उससे जो कि आप समझ। तो मुद्रास्फीति मैं आपको आज सरल भाषा में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, और पसंद आए तो लाइक करें, और नए लोग अगर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले एक चीज़ और कि आपकी दीपावली पर्व खत्म हो गई है, छठ की पर्व है जो कि आने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। तो आप सभी लोगों को बिहार में है जो कि छठ के पर्व की शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं, मुद्रास्फीति को समझते एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि मुद्रास्फीति है जो कि है क्या। तो एक दो शब्दों से बना है, मुद्रा और स्फीति। मुद्रा और स्फीति शब्दों से बना। तो मुद्रा किसको कहते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि मुद्रा कहते किसको। तो मुद्रा क्या है? जो आप दैनिक जीवन में जो लेन देन करते हैं, करेंसी। मुद्रा का मतलब क्या हो गया? करेंसी, सिक्का हो या कागज के नोट हो। यही दो चीजें जो कि जनरली आप इंडिया में देखते हैं। तो ये, और इंडिया में क्या है मानक है? रुपया और पैसा मानक है। तो विनिमय का ये माध्यम है जिससे आप वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं, और ये प्रक्रिया धन का आप संचय करते हैं। और इसका मूल्य मापन होता है कि ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है, ये 100 रुपया है, ये 500 रुपया है, ये 1000 रुपया है। तो ये हो गई आपकी मुद्रा। हो स्फीति का मतलब क्या होता है? स्फीति आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, बोटनी में भी पढ़ा होगा, दोनों में, बोटनी एंड जूलॉजी दोनों में। स्फीति का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है, मतलब वृद्धि एक तरह से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के रीजन में कर सकते हैं इसको वृद्धि। तो क्या हो गया? मुद्रा में जो कि वृद्धि मतलब महंगाई हो गया। तो मुद्रास्फीति का अगर सीधा मीनिंग माना जाए तो क्या हो जाएगा? आपको महंगाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपको? महंगाई। मुद्रास्फीति का क्या हो जाएगा? आपको महंगाई। अब आते हैं कि महंगाई को, मुद्रास्फीति को समझ क्या परिभाषा होता है। उसका जो जनरल जो परिभाषा होती है, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर है जो कि वृद्धि हो, कीमतों में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? आपको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब वस्तु का मतलब क्या हो गया? मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्याज हो गए, आलू हो गए, किरासन तेल हो गए, पेट्रोल हो गए। तो ये सब क्या हो गया? वस्तु हो गए। अब है जो कि आपको मैं सेवाओं के बारे में, मतलब बहुत सारे लोग सेवाओं का मतलब नहीं समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा पहले कि सेवा होता क्या है। सेवा मतलब हो गया वस्तु। जब आप खरीदते हैं तो किसी फिजिकल चीज को खरीदते हैं, मतलब आपने प्याज लिया तो उसको छू कर आप महसूस करते हैं। लेकिन सेवाओं में ऐसे नहीं होते हैं जनरली। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप जब बैंक जाते हैं तो उससे कोई सामान नहीं लेते। कई बार आप जाते हैं और खाली हाथ जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, मतलब उससे आप सेवा ले रहे हैं। मान लीजिए कि आप घर बना रहे हैं, नए घर बना रहे हैं, तो आप मजदूर को सवेरे खोजने जाते हैं कि 8 मजदूर होना चाहिए, 2 मजदूर, एक ही मजदूर। तो आप उससे कोई वस्तु नहीं लेने जा रहे, आप उससे सेवा ले रहे हो। उसके बदले क्या हो? दिन भर का आप उसको पैसा देंगे, 300 रुपया, 500 रुपया, जो भी हो। तो मतलब सेवा का मतलब क्या हो गया कि आपको उससे सेवा के रूप में लेना है। बैंक आप जाते हैं तो उससे भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपको सेवा। तो वस्तुओं और सेवाओं की। और एक चीज और इसमें जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि दूध के दाम बढ़ गए, किरोसिन तेल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो क्या एक सामान बढ़ने से ये मुद्रास्फीति हो गई? नहीं, एक सामान से नहीं होती है। ज्यादातर मार्केट की ये जो कि, या इंडिया की अगर जोड़ते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो इंडिया के लगभग ज्यादातर जो सामानें हैं, चाहे वस्तुएं हों या सेवाएं हों, वो महंगी होना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही सामान बढ़ रहा है तो उससे आप मुद्रास्फीति कर देंगे। ज्यादातर जो सामानें हैं वो वृद्धि होती है, तब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। और क्या है कि ऐसा भी होता है कि कोई सामान बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा। तो उस हालात में मुद्रास्फीति निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। एक सप्ताह बाद फिर मान लीजिए किसी वस्तु की दाम 10 रुपये है, फिर एक सप्ताह बाद वो 15 रुपये हो गए, फिर 18 रुपये होगी, फिर और एक सप्ताह 20। मतलब निरंतर वृद्धि जब होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं?
मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि घट भी तो सकता है, तो एक बात बताइए, 1990 में मान लीजिए कि आप थे या नहीं थे, या पिताजी थे या परिवार थे, तो 1990 में मान लीजिए कि दूध है जो कि 14 रुपये लीटर था। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अभी जो कि दूध है जो कि जनरली आपको 10 रुपये मिले, जब भी अभी कितने मिल रहे हैं, कहीं 44 मिल रहे हैं, कहीं 50 मिल रहे। तो ये जो बढ़ी, ये मुद्रास्फीति हो गई, और ये धीरे धीरे ही बढ़ी। ऐसा नहीं कि आपको 14 रुपये उस समय थी तो अभी आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, अभी आपको 44, कहीं 46, कहीं 50, कहीं 40, इस तरह से लीटर दूध है जो कि 1 लीटर दूध मिल रहा है। मतलब ये महंगाई हुई, मुद्रास्फीति हुई, ये बढ़ी, धीरे धीरे ही बढ़ी, 2% बढ़ी, 3% बढ़ी। तो ये हो गए आपको मुद्रास्फीति। अब समझते हैं कि मुद्रास्फीति कैसे होती है, इसको समझते हैं एक ये से चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप प्याज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ये इफेक्टेड भी होते हैं, जो कि सस्ती चीज होती है, और जब महंगी हो जाती है तो ये राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है, दाल की से लेकर। तो ये मान लीजिए कि आपको जरूरत है, एक परिवार में 5 आदमी हैं और आप 25 किलो है जो कि खरीदना महीने की, तो 25 केजी आपको आवश्यकता है, और ये 20 रुपये केजी है, 20 रुपये केजी, तो कितना हो गया आपको, 500 रुपये हो गया। ठीक है, ये 20 रुपये ये केजी है आपको, 25, क्योंकि 5 परिवार हैं, आपको महीने भर में 500 रुपये के प्याज खर्च होती है। और यहाँ भी जो कि आपको ये 25 केजी आपको मार्केट में उपलब्ध है, और ये 20 रुपये है, तो यहाँ भी 500, जितना आप सामान्य कीमत है, ये सामान्य कीमत है, मतलब ये मार्केट में आपको थी। मान लीजिए 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद क्या होगा कि ये रेट है जो कि आपको बढ़ गया, ये कितना हो गया, आपको 25 रुपये हो गया। तो आपको 25 रुपये, 25 केजी खरीदने के लिए क्या हो गया, आपको 625 रुपये खर्च करने पड़ेगा। मतलब 500 जो खर्च कर रहे थे, ये 5 रुपये की रेट बढ़ने के कारण क्या होगा, 625। तो ये जो स्थिति हो गई, आपको रेट क्या हो गया, बढ़ गया। 5 रुपये केजी जो कि प्याज का मूल्य जो कि बढ़ गया 1 सप्ताह में, 10 दिन, फिर है जो कि अगला 25 से 30 रुपये हो गया। तो मतलब 125 रुपये है जो कि आपको क्या हो गया, ये ज्यादा खर्च, मतलब महंगा हो गया। मतलब आप 20 रुपये जो केजी खरीदते थे, वो अब कितना में खरीद रहे हैं, तो 25 रुपये। तो यही स्थिति आपने क्या किया, आपको जरूरत है इतने रुपये की, और इसमें जो कि आपको मार्केट में जो कि आपको महंगा मिल रहा था। यही महंगाई है जो कि निरंतर जो, और इसी तरह वस्तु, एक वस्तु के लिए नहीं होती, वस्तु सेवाएं जो भी, बैंकिंग हो गई, सरकारी सेवा हो गई, प्राइवेट सेवा हो गई, सारी चीजें जब महंगी होने लगती है, तब है जो कि ये स्थिति बनती है। तो ये जो 125 रुपये अधिक हो गया, ये क्या हो गया, आपको मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई हो गया। आपको 125 रुपये 1 सप्ताह में ही जो कि ज्यादा देना पड़ा, या 15 दिन में ज्यादा देना पड़ा। अब इसकी जो पूरी स्टोरी, ये तो आपने समझा कि किस तरह से महंगाई हो गया, आपको रेट बढ़ गया, तो आपको ये मुद्रास्फीति स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आते हैं कि इसमें जो है मांग और आपूर्ति, मांग बराबर आपूर्ति, ये, और इसको इंग्लिश में अगर कहें तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो ये जब स्थिति रहेगी तो ये क्या हो गया, सामान्य स्थिति हो गई। मतलब कोई इसमें मुद्रास्फीति नहीं है। मान लीजिए कि आपको डिमांड है कि आपको 100 लीटर है जो कि दूध चाहिए, तो 100 लीटर दूध चाहिए, आप क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए खरीदने के लिए। मतलब आपने मांग किया 100 लीटर दूध, और ये इन्होंने क्या किया, 100 लीटर है जो कि एक जो अमूल है या कोई अन्य सुधा है, 100 लीटर ये उपलब्ध है। तो आपको कोई भी स्थिति नहीं बन रही है कि आपको कोई प्रकार की जो कि परेशानी हो रही है, कोई परेशानी नहीं। मार्केट में आप जितना चाहते हैं उतना उपलब्ध है, दाम भी आपको उपलब्ध है, तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं होगी। लेकिन जब आपकी मांग है जो कि 100 लीटर की है, और मार्केट में है जो कि आपको मात्र है जो कि 80 लीटर ही उपलब्ध है, तब क्या होगा, तब 20 लीटर कम हो गया, 100 लीटर की आपकी आवश्यकता है, तो इसमें क्या होगा कि आपके दाम में वृद्धि होगी। तो ये स्थितियां हैं जो तब क्या होगा, दाम में वृद्धि होगी, तो फिर महंगाई होगी, फिर मुद्रास्फीति होगी। तो अब समझते हैं
इसको एक कि कितने प्रकार के जो इसको समझने के लिए, तो 3 प्रकार के जनरली है जो कि आप 2 प्रकार के ही आपको किताबों में लेकिन आपको मैं 3 प्रकार की। पहला क्या होगा, मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या हो गया आपको, मांग जनित जो कि मुद्रास्फीति हो गया। दूसरा क्या हो गया आपको, लागत जनित मुद्रास्फीति। तीसरा क्या हो गया आपको, एक्सेस फ्लो ऑफ मनी। मतलब 3 चीजों से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्या हो गया, मांग जनित स्थिति। तो मांग जनित स्थिति जो मैंने समझाया कि 2 स्थितियों से उत्पन्न होगी। मांग जनित स्थिति किसको कहते हैं, जब है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं का है जो कि मांग है, जो कि मांग और सप्लाई में जो असंतुलन आ जाता है उसको क्या कहते हैं, आपको मांग जनित स्थिति कहते हैं। तो मांग जनित स्थिति का मतलब क्या हो गया, आपको बताया था कि आपको यहाँ पर 100 लीटर दूध की जरूरत है और यहाँ भी 100 लीटर, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाए कि 100 लीटर ही है और ये 80 लीटर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति मांग है जो कि बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको 100 लीटर तो है लेकिन मांग आपकी क्या हो गई है, 150 लीटर हो गई है। तो क्या हो गया, यहाँ मांग बढ़ गई और सप्लाई उतने रहा, फिर महंगी हो जाएगी। तो ये 2 स्थितियां होती है। तो मतलब क्या हो गया, मांग या तो बड़ी होगी या सप्लाई है जो कि कम हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है जो कि मांग जनित, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन, और इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट डिम्ड इन्फ्लेशन। तो ये जो है आपको ये हो गया मांग जनित का उदाहरण। क्या हो गया कि आपको 100 लीटर दूध है, या तो 80 लीटर कम उत्पादन होगा या मांग बढ़ जाएगा। तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको मांग जनित इन्फ्लेशन हो गया। अब दूसरा समझते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। क्या होगा, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या होगा कि लागत है जो कि आपको, लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होगा कि लागत है जो कि इसमें जो कि अधिक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपको लागत जब अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो कि आपको वृद्धि हो जाएगी। इसे मुद्रास्फीति में मान लीजिए कि लीटर पर ही लेते हैं दूध का, ये पहले क्या था 100 रुपये दूध का दाम है जो कि मान लीजिए कि 100 रुपये था, मान लीजिए, और आपको 10 लीटर मतलब 100 लीटर चाहिए। अब लागत है जो कि इसकी 100 रुपये से बढ़ के क्या हो गया, 120 रुपये हो गई। तो इसमें क्या होगा, आपको कम हो जाएगा। तो 120 रुपये जब दाम बढ़ गया तो इसको क्या करेंगे आप, मांग है जो कि आपको ये महंगा हो जाएगा। 120 रुपये जब इसको खरीदेंगे 100 लीटर तो आपको 1200 रुपये खर्च करने पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो दाम में जो वृद्धि हो गई, मांग जनित लागत जनित मतलब कॉस्ट में जो कि आपको वृद्धि हो गई। तो क्या हो गया, आपको कॉस्ट में जो कि जब वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया, आपको जब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब वस्तुओं एवं सेवाओं में है जो कि लागत की स्थिति में जब वृद्धि हो जाती है, तो लागत में जब असंतुलन हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, लागत जनित स्थिति। इंग्लिश में क्या हो गया, कॉस्ट पुल्ड इन्फ्लेशन हो गया। तो ये आपको जो दाम में जो वृद्धि हो गया, इसके कारण जो हो गई ये आपको लागत जनित है जो कि मुद्रास्फीति जो कि हो गया। अब क्या है कि एक्सेस फ्लो ऑफ मनी, लागत किसके कारण बढ़ सकता है, आपको परिवहन व्यवस्था में जो कि खर्च ज़्यादा हो गया, या परिवहन बिजली में खर्च हो गया,
या कच्चे माल की दाम में जो कि वृद्धि हो गई, तो इसके कारण है क्या हो गया, लागत बढ़ गया तो आपको महंगाई बढ़ जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा, उसका मूल्य कीमत बढ़ जाएगा। अब एक्सेस फ्लो ऑफ मनी, कई बार क्या होता है कि रिजर्व बैंक कुछ ज़्यादा मुद्रा छाप देता है या किसी कारण से मुद्रा का फ्लो ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास है, जो कि तीसरा बता रहा हूँ, तो लोगों के पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं। जब काफ़ी पैसे आ जाते हैं तो होता क्या है कि आपको ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो वस्तुएं जो कि महंगा हो जाती है। तो ये तरीका है जो कि आपको एक्सेस फ्लो ऑफ मनी। तो तीन जनरली जो है रीजन है जो कि होता है, ये स्थितियां जब उत्पन्न होती है तब होता है। इसके उपाय अब क्या क्या है ये तो आपने समझा, उसके बाद इसके उपाय क्या क्या है ऑफ मनी, एक्सेस फ्लो ऑफ मनी। अब मांग जनित स्फीति को खत्म करने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो मांग जनित के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो बहुत ज्यादा सप्लाई जो कि बढ़ाना पड़ेगा, क्या होगा, सप्लाई है जो कि बढ़ाना पड़ेगा। जैसे भारत है, मान लीजिए प्याज है, तो प्याज का उत्पादन है जो कि आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो कि सस्ता हो और मुद्रास्फीति को कम हो सके। लेकिन या दूसरा तरीका क्या है, आयात। इसका उपाय क्या हो जाएगा, उत्पादन। इसका उपाय देखते हैं, उत्पादन वृद्धि या आपको आयात करना पड़ेगा। मांग जनित स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयात। तो मांग तो क्या करना पड़ेगा, उत्पादन में वृद्धि कर, मान लीजिए कि प्याज जो कि कम था उसका उत्पादन ज्यादा हो गया तो ये सबसे ठीक। लेकिन आयात जो होती है में अधिकता, मान लीजिए दूसरे देश से प्याज ला रहे हैं, तो ये स्थिति लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि प्याज आपने अक्सर देखा होगा कि आयात किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि प्याज के दाम काफी बढ़ जाते हैं। जब कंट्रोल में रहते हैं तो आयात नहीं किया जाता है। तो ये क्या होगा, उत्पादन वृद्धि या आयात के द्वारा है जो कि इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं लागत जनित स्थिति। लागत जनित स्थिति में हो गया कि आपको उस वस्तु का लागत में जो कि जो रुपया है उसमें जो कि आपको कमी करना पड़ेगा। मतलब खर्च में विकसित तकनीक ले आए या टैक्स में जो कि छूट दे दिए, तो उसके कारण जो है सप्लाई में जो है कि कॉस्ट में जो कि कमी आ गया। उसके कारण है जो कि आपको कम कम है जो कि इसको सस्ता करना पड़ेगा। मतलब इसको या लागत है जो कि इसको कम या ज़्यादा है जो कि मात्रा में भी अगर ये करते हैं तो उससे कॉस्ट है जो कि कम हो जाएगा। तो लागत जनित मतलब क्या हो गया कि उसके कॉस्ट में है जो कि कमी करना, क्या हो जाएगा, कॉस्ट में है जो कि आपको कमी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपको लागत जनित स्थिति। अब एक्सेस फ्लो ऑफ मनी, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी मतलब क्या हो गया कि मार्केट में है जो कि काफी पैसा आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है आरबीआई, मौद्रिक नीति अपनाती है। मौद्रिक नीति में अपनाने में, कंट्रोल करने में क्या क्या करती है, सीआरआर, क्या हो गया आपको सीआरआर, एसएलआर हो जाता है, आपको बैंक दर हो जाता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब में है जो कि क्या करती है, रेट में वृद्धि कर देती है। जब वृद्धि कर देती है तो बैंक को है जो कि ज्यादा है जो कि पैसा लगता है, तो बैंक निश्चित रूप से नीचे फ्लो कम हो जाता है। तो मतलब एक्सेस फ्लो ऑफ मनी को क्या करेगा, ये कम कर दे तो लोगों के पास पैसे कम आ जाएंगे, पैसे कम आएंगे तो लोग कम खरीदेंगे, तो सामान है जो कि कंपनियां जो कि जब कम खरीदेगी तो उत्पादन है जो कि अपने आप का उसका दाम घटा देगी कंपनियां। तो ये स्थिति है जो कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो मतलब क्या हो गया, अब बैंक दर, बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर आप जानते हैं कि आरबीआई जब, इधर मैं बताता हूं, आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंक को, किसको, वाणिज्यिक बैंक एसबीआई या पीएनबी को मान सकते हैं, एसबीआई जो पीएनबी को ये जो बैंक दर देती है, ये क्या दीर्घकालीन, छोटा दर पर नहीं देती है, मतलब लंबे समय के लिए जब देती है ऋण जब देती है तो वो एसबीआई क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। बैंक दर मान लीजिए कि 6% है, तो उसको बढ़ाकर क्या हो जाएगा आपको, मान लीजिए 8 करें, तो इसके पास पैसा है जो कि ऋण के लिए ज्यादा लगेगा,
जिसके पास पैसे की जब बैंक की कमी होगी तो ये क्या क्या होगा, आपको लोन है जो कि महंगा देगा। जब महंगा देगा तो आपके पास पैसा कम होगा, आप कम लेना चाहेंगे लोन। तो ये स्थितियां हो गई आपको बैंक दर। तो अब आते हैं CRA रेपो दर। अब आते हैं रेपो दर। आपने बैंक दर देखा जब दीर्घकालीन जब ऋण देता है RBI वाणिज्यिक बैंकों को। अब इसमें रेपो दर क्या होता है, यही RBI जो है आपको वाणिज्यिक बैंक SBI हो या PNB हो या अन्य बैंक जो वाणिज्यिक बैंक हो, उसको शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए जब देता है, ऋण देता है, तो ये क्या हो गया, आपको रेपो दर हो गया है। अब CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR आप जानते हैं कि इसमें जो कि आपको जब कोई भी चीज जब नए खोलते हैं या उसके लिए एक निश्चित रकम है, जो कि जैसे 115 करोड़ था, कभी 500 करोड़ था, तो जो वाणिज्यिक बैंक है उनको RBI के पास है जो कि एक मुश्त है जो कि धन रखना पड़ता है 115 करोड़ 20, वो अगर वृद्धि कर देती है तो बैंक है जो कि को ज्यादा पैसा उसमें जमा करना, तो बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे। तो CRR रेट में वृद्धि करने, पैसे बढ़ाने से क्या होगा, मतलब इसमें क्या होता है, RBI के पास है जो कि पैसा जमा करना पड़ता है, एक तरह से गिरवी कर सकते हैं इसको, SBI PNB द्वारा, चाहे वाणिज्यिक बैंक जो भी हो, वो बढ़ा देता है तो उससे पैसे कम हो जाते हैं, जिससे कि मुद्रा लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो लोग कम खरीदेंगे। अब आते हैं रिवर्स रेपो दर। तो वही हुआ जब एक पैसा है जो कि SBI PNB इसमें जो कि कुछ पैसा अपने फायदा के लिए रखता है, लेकिन वो रेपो दर से कम रहता है। अब SLR लिमिट रेशियो, ये क्या होता है, तो SLR क्या होता है कि जब एक दिन में मान लीजिए कि बैंक को किसी को 1 करोड़ आता है, और ऐसा नहीं होता कि पूरा 1 करोड़ है जो कि मान लीजिए निकालने वाला ज्यादा हो, तो एक दिन में वो निश्चित रकम लगभग रखता है 22% के लगभग भी है, तो वो 22% फिक्स है कि मैं इतना पैसा रखूंगा। अगर इसको ये बढ़ा देगा 24%, तो ये बैंक क्या हो जाएगा, लोगों के पास फिर पैसे कम आ जाएंगे, जो क्योंकि 22 से 24 हो गया, तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो लोग कम खरीदेंगे, तो फिर मुद्रास्फीति कम। तो ये कंट्रोल का तरीका है जो कि आपको है कि मौद्रिक नीति है जो कि फिर जो कर है RBI है जो कि जो परसेंटेज है वो बढ़ा देता है। CRR हो, SLR हो, बैंक दर हो, रेपो दर हो, रिवर्स रेपो दर हो, ये सब है जो कि आपको बढ़ा देती है। अब है जो कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। पहले जानते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति कितने तरीकों से मापा जाता है, तो 2 तरीकों से मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक। और दूसरा क्या हो गया आपको, उपभोक्ता मूल्य। ये भी पूछा जाता भारत में कितने प्रकार से जो कि मुद्रास्फीति को मापा जाता है, मूल्य सूचकांक। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, होलसेल, WPI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स। और इसको क्या कहते हैं, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का 2011-12 है आधार वर्ष, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपको 2004-05। तो इसमें क्या होता है कि आपको उत्पादन स्तर पर जो सूचकांक मापा जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें जो कि उपभोक्ता स्तर के जो कि मापा जाता है इसमें। तो 2 प्रकार के जो कि सिपे। और ये जो DA, आप सरकारी कर्मी हो या आप नहीं हैं तो घर में होंगे, तो उनका जो DA बढ़ता है वो किसके आधार पर बढ़ता है, तो CPI के आधार पर बढ़ता है। 2-2 महीने में, ये 2 महीने में परिवर्तन होते रहते हैं, इसकी गणना की जाती है। और इसकी गणना कब की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक की WPI की 15 दिनों में। तो ये हो गया आपको 2 महीने में हो गया, 2 मंथ में हो गया। और ये क्या हो गया आपको 15 दिनों में अंतर होगा। तो इसमें DA क्या होता है, जब पॉइंट्स, जब DA जो महंगाई बढ़ती है तो उसके आधार पर, CPI के आधार पर जो कि आपके DA, जो सरकारी कर्मियों के DA जो महंगाई भत्ता, हालांकि अभी रोक लगी हुई है कोरोना कारण, वो बढ़ता है इसी आधार पर, CPI के आधार पर। अब जानते हैं कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, किस तरह कितनी वृद्धि होगी। क्या आप कह सकते हैं कि
क्या थोड़ा भी महंगा होना, क्या अगर महंगा नहीं होगी तो 1990 से अगर मुद्रास्फीति थी तो कितनी तक जो कि मुद्रास्फीति रहेगी, सरकार को टेंशन नहीं है। तो पहले जानते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार जानते हैं। तो क्या हो गया, रेंगती मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे आपको, रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति में क्या है, जो मुद्रास्फीति है जो कि 3% वृद्धि, जो सालाना वृद्धि जो है, या 3% से कम होना चाहिए। तो ये स्थिति में ये होना भी चाहिए, मुद्रास्फीति ये अनुकूल है। अगर बिल्कुल महंगा नहीं होगा तो इसमें भी एक परेशानी आ जाएगी, तो दाम तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ये जो परिस्थिति 3% से कम, या वस्तुओं या सेवाओं के जो रेट है जो कि सालाना अगर 3% से कम बढ़ती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अनुकूल स्थिति है, ऐसे होना चाहिए और हो रही है, इससे सरकार को अभी कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं दूसरा क्या होता है, जब इसमें क्या होगा, परिभाषा वस्तुओं और सेवाओं का जब वृद्धि दर है जो कि महंगाई दर है जो कि आपको 3% या 3% कम रहे तो ये अनुकूल स्थिति है, इसमें सरकार को बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, ना आरबीआई को ना सरकार को। दूसरा क्या हो, चलती हुई हो जाएगा, रेंगती हुई, चलती हुई मुद्रास्फीति, क्या हो जाएगा, चलती हुई मुद्रास्फीति। इसको क्या कहेंगे, वॉल्किंग इन्फ्लेशन। ये भी जो है 3 से 10% इसको मान सकते हैं, 10% तक अगर मुद्रास्फीति की दर है जो कि बढ़ी है तो ये स्थिति जो है, चलती हुई मुद्रास्फीति की स्थिति, ये स्थिति टेंशन देने वाली मतलब शुरू हो जाती है। अब अलर्ट हो जाना कि इससे अगर 10% ज्यादा हुई तो हमको कोई न कोई नीति अपनानी। लेकिन भारत में अभी क्या चल रही है मुद्रास्फीति की, यही चल रही है लगभग 7.61। तो आपने अभी मुद्रास्फीति का बहुत चर्चा नहीं सुना, क्योंकि ये स्थितियां जो अनुकूल तो नहीं है लेकिन चलने लायक है, जिससे कि आप मुद्रास्फीति की चर्चा कहीं नहीं सुन रहे, कहीं इलेक्शन की चर्चा सुन रहे, कहीं कोरोना। यही अगर 7 पॉइंट अगली जो स्थिति आएगी भारत की तो वो स्थिति बिगड़ सकती है। अब आते हैं चलती के बाद क्या होगा, कूदती हुई, कूदती हुई मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये कब स्थिति आएगी, जब है जो कि मुद्रास्फीति 10% से 20% हो जाएगी। 20% का मतलब हो गया, दाम मान लीजिए कि इसको समझने के लिए 100 रुपया है तो साल भर में अगर ये 120 रुपया में हर एक सामान नहीं, लगभग ज्यादातर सामान 120 रुपया हो गए, 10 से 20, तो ये स्थिति चिंताजनक हो जाती है। और भारत चाहे कोई भी देश हो, वहां पर ये जो आप भारत में CRR, SLR, मौद्रिक नीति जो RBI है, ये प्रयोग कब करती है, पूछा जा सकता है कि किस मतलब अर्थव्यवस्था में। तो गैलोपिंग जब स्थिति आती है, 10 से 20% जब वृद्धि होती है, तब क्या होता है कि भारत RBI जो कि CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो दर में इस समय वृद्धि कर देती है, मार्केट में कम पैसा है और महंगाई है जो कि कम है। ये स्थिति भारत में कभी कभी आती है, उसके कारण जो कि कम करना पड़े, लेकिन कम स्थिति, ये स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है, बस 10% तक ही अच्छी स्थिति आती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये तीसरा हो गया था। अब चौथा आते हैं, ये क्या, कूदती के बजाय क्या हो जाएगा, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा, दौड़ती हुई, और इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। ये 20% से भी अधिक, 20 से 30%, 40% हो गया, 20 से 40% तक अगर हो गया तो ये हो गया दौड़ती हुई मतलब रनिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि सरकार है जो कि एकदम लापरवाह, मतलब इस पर सरकार पर लोगों को भरोसा उठ जाता है और ये स्थिति बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाती है, और अब कंट्रोल करना मतलब मुद्रास्फीति को काफी मुश्किल हो जाता है। अब है जो कि अतिस्फीति, लास्ट स्थिति क्या है, अतिस्फीति, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये क्या हो गया, ये इसमें जो रेट है आपको 40% से अधिक, मतलब ये
गुणक में बढ़ती, 60 हो गई, 80 हो गई, 100 हो गई, 200 हो गई, 500 हो गई, ये बेकाबू से, इसमें मुद्रा पर लोगों को विश्वास उठ जाता है, सरकारों पर भी विश्वास उठ जाता है, मुद्रा पर ही विश्वास, इसमें देश बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। ये स्थिति नहीं, यानी ये स्थिति बहुत रेयरेस्ट आती, और ये जो दौड़ती हुई है ये भी है जो कि रेयरेस्ट है, लेकिन दौड़ती हुई कभी कभी आती है, लेकिन अपस्थिति के उदाहरण जब आते हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। तो ये आपने 4 स्थितियां हैं जो कि जानी कि किस तरह से, ये 5 स्थितियां कि मुद्रास्फीति को इन प्रकारों में जो कि आप वास्तव टेंशन है जो कि होगा। ये आपने देखा। अब ये जो कारण और मुद्रास्फीति के कारण हो गए और प्रभाव, ये आपको मेंस में भी हो सकता है, ये तो मैंने समझने के लिए इतना बताया। तो कारण क्या क्या होते हैं, तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में मतलब सरकारी जो व्यय है उसमें वृद्धि होगी। मान लीजिए कि सरकार के पास जो भी टैक्स आते हैं उसमें अगर वृद्धि करेंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास होता है पैसे, मान लीजिए वेतन बढ़ गया, सार्वजनिक व्यय मतलब वेतन बढ़ गया बहुत सारे लोगों, तो लोगों के पास क्या आएगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी क्योंकि दाम बढ़ेंगे फिर। तो ये स्थिति हो गया आपको कारण, ये भी कारण हो गया। घाटे की व्यवस्था, कई बार राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें आजकल घाटे की व्यवस्था अपनाती है। घाटे की व्यवस्था में लोगों के पास पैसे रहते हैं, पैसे आते रहते हैं, उससे क्या होता है फिर यहाँ भी है जो कि मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो फिर वस्तुओं की कीमत है जो कि बढ़ती है। काला धन, काला धन क्या होता है, काला धन का मतलब हो गया कि आपके पास ऐसा धन है जिसका टैक्स आपने हिसाब किताब नहीं दिया है और सरकार से जो कि आपने छिपा लिया है, और उससे का बेहिसाब धन, तो आप भोग विलासता की वस्तुएं जो कि ज्यादा खरीदेंगे, जब ज्यादा खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आप फिर दाम बढ़ेंगे। तो ये भी स्थिति है जो कि मुद्रास्फीति है जो कि करों में कमी क्या करती है कि कई बार है जो कि आरबीआई हो गई या सरकारें है जो कि टैक्स में कमी कर देती है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है, उसको टैक्स है जो कि पहले 10% था, मान लीजिए जीएसटी, उसको कम करके तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। जब करों में कमी होगी, ज्यादा खरीदेंगे तो फिर है जो कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर दाम भी बढ़ेगी। ये स्थिति होगी। जनसंख्या में वृद्धि, ये तो भारत में रोकना काफी मुश्किल है, हालांकि सरकारें अब सोच रही है। जनसंख्या, लोगों के पास है जो कि जनसंख्या ही बढ़ रही है, जिसे मान लीजिए कि घर बनते जा रहे हैं तो वहां पर सारी चीज, सीमेंट हो, बालू हो, इलेक्ट्रिकल हो, जितने भी सामान है सब में वृद्धि होगी, घर बनेंगे, लोगों को जितनी संख्या होगी उतने खाने पीने की तो डिमांड यहाँ भी बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि कारण, जनसंख्या वृद्धि कारण डिमांड बढ़ेगी तो फिर है जो कि दाम बढ़ेंगे। फिर है निर्यात में वृद्धि, अगर आप निर्यात में वृद्धि कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, और लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग है जो कि खरीदेंगे, तो फिर यहाँ भी जो कि मांग में वृद्धि होगी और कॉस्ट में, उत्पादन में कमी, उत्पादन में अगर आपकी कमी है तो है जो कि डिमांड बढ़ी हुई है और उत्पादन में कमी है, तो इसमें भी है जो कि आपको इसमें क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति के दाम है जो कि बढ़ जाएंगे फिर, क्योंकि कम हो रहा है। सरकार की औद्योगिक नीति, सरकार की औद्योगिक नीति आप जानते हैं प्रतिबंधात्मक है, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आए कि नहीं स्टील फैक्ट्री उत्पादन, जिस तरह से आपने टाटा सिंगूर वाला मामला में देखा, तो औद्योगिक नीति ऐसी है कि कार बनने की शुरू हुई थी, नैनो कार की, वहां पर इतने झगड़े हुए, तो इतनी नीतियां हैं प्रतिबंध, ये करना है वो करना, पहले से तैयारी नहीं थी, इतने झगड़े विवाद हुए, उसके कारण डिले हुआ, फिर डिले हुआ तो उत्पादन घट गई, मतलब हुई नहीं शुरू, तो डिमांड तो उतना ही रहा, तो उसके कारण भी है कि आपको ये रहा। तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन क्या हो गया, कई बार तकनीकी परिवर्तन उसका इंतजार किया जाता है कि नहीं ये तकनीक आएगी, उसके कारण है जो कि लोगों को जो कि मजदूर से लेकर सबको पैसा की वो टेक्नोलॉजी आएगी तभी, तो वो जो इंतजार, उसके कारण क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर खर्चे बढ़ जाते तो लागत बढ़ जाएगी, तो फिर है जो कि मुद्रास्फीति हो जाएगी। युद्ध, युद्ध हो गया, मान लीजिए कि जो नॉर्मल कंडीशन में तो उतने अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अंतर पड़ता है। इंडिया चाइना की जैसे अभी ज्यादा चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की चलती रहती है, इसके कारण क्या होता है कई जगह है जो आवागमन में, मान लीजिए कि पूरे युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा, आवागमन से लेकर सारी चीजों की परेशानियां बढ़ जाए, परिवहन व्यवस्था से लेकर सारी, उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके उत्पादन में जो कि कमी आ जाएगी या सही ढंग से कहीं पहुंचाया नहीं जाएगा, और प्राकृतिक विपदा, बाढ़, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, उसमें भी जो कि आपको परिवहन व्यवस्था से लेकर उत्पादन नहीं हो पाता है, परेशानियां बढ़ जाती है, पैसे कम हो जाते हैं, इसके कारण भी जो कि आपको मुद्रा जो कि बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति। अब प्रभाव क्या पड़ता है, ये परीक्षा में पूछता है कि प्रभाव में कि ऋणी को क्या होता है, फायदा होता है कि घाटा होता है। तो जो ऋण लेता है, मतलब आपसे मैंने उधार लिया है उनको फायदा, लेकिन जो उधार दिया है उसको लॉस हो गया, तो ये प्रभाव पड़ा। निवेशकर्ता, निवेशकर्ता पर आपने मान लीजिए कि शेयर बाजार में निवेश किए हैं, वहां पर क्या होगा कि आपको जो मध्यम वर्ग के हैं उनको हानि होगी और जो प्राइवेट वर्ग के हैं उनको फायदा होगा।
कृषक एवं मध्यम वर्ग दोनों क्या है, लगभग कृषक जनरली क्या होते हैं मध्यम वर्ग। तो कृषक में क्या होता है कि मुद्रास्फीति, महंगाई ज़्यादा हो गई तो उनके सामान सब ज़्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी, बीज, खाद जितने भी वो महंगा हो गए तो उससे खेती नहीं कर पाते हैं और कम उत्पादन करते, उतना अथी नहीं करते और लाभ भी उनको कम। मध्यम वर्ग में है कि उनकी बचत ऐसे भी कम होती है, वो हर चीज़ है जो कि महंगाई होने के कारण एक उनका सबसे फिक्स रहता है और सबसे जो बजटेबल होता है वो मध्यम वर्ग। निम्न वर्ग में तो पैसा होता ही नहीं, वो किसी तरह जीते। उच्च वर्ग में उनको कोई असर नहीं पड़ता है मुद्रास्फीति से, और मुद्रास्फीति से असर किसको पड़ता है तो मध्यम वर्ग को पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ फिक्स रहते हैं। 30,000 रुपये मेरे वेतन है, 25,000 रुपये उस खर्च करने हैं महीने में, लेकिन मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, 25 से 28,000 हो जाएगी या 25 से हो जाता है 35,000, तो उनको कर्ज लेना पड़ेगा। बचत भी मध्यम वर्ग की हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है, जिस कारण उनको कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है। रोजगार में क्या है कि अगर अनुकूल स्थिति है, मुद्रास्फीति 3% या 10%, वहाँ पर रोजगार उत्पन्न होते हैं। मुद्रास्फीति की जब बढ़ती है तो यहाँ पर रोजगार में कई बार फायदे होते हैं। मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा होगी तो लोगों को क्या होता है, महंगाई बढ़ गई तो वहाँ पर रोजगार बढ़ती, लेकिन बहुत ज़्यादा जब बढ़ती है तो वहाँ पर फिर जो कि हानि होना शुरू हो जाती है। सामाजिक क्या होता है, समाज में अगर रेट है जो कि बढ़ गए हैं तो सामाजिक भी एक कुरीतियाँ आती है कि नहीं, ये दाम है जो कि हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, माहौल है जो कि सामाजिक माहौल भी बिगड़ता है कि दाम है जो कि हर चीज़ में। राजनीतिक में क्या होता है, कई बार उथल पुथल आपने देखा हो, प्याज के दाम में कई बार है जो कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है कि दाम बढ़ गए हैं, और कभी दूध के दाम बढ़ गए, कभी नमक के अचानक बढ़ जाते हैं, कभी लहसुन के बढ़ जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ राजनीतिक आंदोलन करने, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े तो उसमें भी आंदोलन। भुगतान संतुलन पर प्रभाव, तो जब मुद्रास्फीति ज़्यादा होती तो उसमें क्या होता है कि आपको आयात और निर्यात में अंतर ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, आयात ज़्यादा करना पड़ता है, निर्यात कम हो जाता है क्योंकि आपके पास पैसे कम रहते हैं। नियंत्रण तथा राशनिंग, जब महंगाई अच्छी होती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, नीचे बांटना कठिन हो जाता है सरकारों को भी, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी जब हो जाएगी तो सरकार को ज़्यादा पैसा, उससे क्या होता है कि सरकार जो कि कम खर्च करना चाहती है कि लोगों को, जैसे जो दुकान है, वितरण प्रणाली जो दुकान होती है, जन वितरण प्रणाली, उसको क्या करते हैं वहाँ पर कम देने, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो गई। कर नियंत्रण, तो कर नियंत्रण है जो कि इसमें जो कि असर पड़ता है टैक्स का, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मुद्रास्फीति जब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रही आपको मुद्रास्फीति का अर्थ हो गया, कारण हो गया, प्रभाव हो गया, और ये मैंने आपको समझाया बहुत ही सरल भाषा में। और मैं इसी तरह जो कि आपको टॉपिक्स लाता रहूँगा इसमें। हालांकि मैंने कोशिश किया समझा, बहुत लोगों को समझ में आई होगी, बहुत लोगों को नहीं, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग अवश्य बोले, क्योंकि आगे मैं जो कि वीडियो इसी तरह के टॉपिक्स बाय वीडियो जो कि लाता रहूँगा, जिससे कि आप जो कि आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।